नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज फिर से एक नए टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ईओडी क्रेन। ईओडी क्रेन का प्रोटेक्टिव पैनल के बारे में। ऐसे तो मैं पिछले क्लासेस में ईओडी क्रेन के प्रत्येक पैनल, मोटर, ये किस तरह से काम करती है, इसमें किस तरह से सप्लाई आती है, किस तरह से पैनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से कितने टाइप के मोटर लगे हुए रहते हैं, ये सारा डिस्क्रिप्शन मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया था। साथ में ईओडी क्रेन में क्या क्या प्रोटेक्शन होता है ये भी बताया था। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, ईओडी क्रेन का जो प्रोटेक्टिव पैनल है, जो मेन पैनल है, वो पैनल ऑन नहीं हो रही है। क्रेन चल रहा है, आपका ईओडी क्रेन चल रहा है, अचानक आपके पास फोन आता है कि हमारा प्रोटेक्टिव पैनल ही ऑन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है, मैं आपको एक लाइन में समझा दूं, प्रोटेक्टिव पैनल का ऑन ना होना मतलब क्रेन का ही ऑन नहीं होना। क्रेन का कोई भी पार्ट्स, चाहे एलटी हो या सीटी हो या मेन होइस्ट हो या ऑक्सिलरी होइस्ट हो, क्रेन ऑन ही नहीं होगा। जब तक हमारा प्रोटेक्टिव पैनल ऑन नहीं होगा तब तक क्रेन का कोई भी मोटर हम चालू कर ही नहीं सकते। तो प्रोटेक्टिव पैनल ऑन नहीं हो रहा है। बोलचाल की भाषा में हम इसे मेन पैनल या मेन लाइन कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जानते हैं। ये लाइन कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा है, जो हमें 3 फेज सप्लाई, जितने भी बाजू में हमारे पैनल लगे हुए हैं, मेन होइस्ट के, ऑक्सिलरी होइस्ट के, एलटी के, सीटी के, जितने भी पैनल लगे हुए हैं, ये बाय लाइन कॉन्ट्रैक्टर द्वारा 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड होती है। जब तक 3 फेज सप्लाई इस लाइन कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जितने सारे पैनल है उस पैनल को नहीं मिलेगा तो ये कैसे ऑन होगा, है ना। तो कहने तो ये सिंपली आप समझ रहे हैं कि क्रेन मेरा ऑन ही नहीं हुआ। और क्रेन जब तक ऑन नहीं होगा तब तक मेरा क्रेन का कोई भी जो सिस्टम है वो चालू नहीं होगा। तो मैं सिंपली आपको बताऊं दोस्तों कि मैंने प्रोटेक्टिव पैनल के बारे में पिछले क्लासेस में आपको प्रॉपर्ली डायग्राम के द्वारा मैंने समझाया था कि इसका डायग्राम कैसे होता है, इसमें जो लाइन कॉन्ट्रैक्टर लगी हुई रहती है, लाइन कॉन्ट्रैक्टर कैसे ऑन होता है, ठीक ना। तो उसी बेसिस पर मैं फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में बताऊंगा कि हमारा क्रेन चलते चलते अचानक बंद हो गया या प्रोटेक्टिव पैनल ऑन नहीं हो रहा है, जिसके चलते हमारा कोई भी सिस्टम क्रेन चालू नहीं हो रहा है क्रेन का। तो प्रोटेक्टिव पैनल को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे ताकि हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव पैनल ऑन नहीं हो रहा था, इसका मतलब डेफिनेटली 100% दोस्तों कि इसका लाइन कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं हो रहा है। या तो लाइन कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रही है बट ये 3 फेज सप्लाई आउटपुट में प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले तो यह चेक करना है कि इसका लाइन कॉन्ट्रैक्टर जो है, मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है, उसको देखेंगे कि ऑन हो रहा है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए आपको लॉजिक का होना पता होगा। मैं पिछले क्लासेस में बताया था प्रोटेक्टिव पैनल के बारे में, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाल दूंगा, वहां पर जाके आप देख लेंगे। तब भी मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसको चेक कैसे करें। अब चेक करने के लिए आपको सबसे पहले जानना है कि ये लाइन कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉमन सप्लाई होता है, जिसके द्वारा हम लाइन कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करते हैं, ये सप्लाई, ये 220 यदि लाइन की कॉन्ट्रैक्टर है तो 220 या 110 वोल्ट कॉइल है तो 110 वोल्ट सप्लाई जो आ रही है वो कैसे आ रही है। सिंपली आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो जब तक हमारा मोटर बाइक हो या कार हो न्यूट्रल कंडीशन में नहीं रहता है तब तक गाड़ी ऑन नहीं होता है, नहीं होता है ना। मोटर बाइक न्यूट्रल में करते हैं तब जाके ऑन होता है, कार को भी न्यूट्रल में ऑन करते हैं तब जाके ऑन होता है। ठीक उसी प्रकार ईओडी क्रेन का भी कनेक्शन किया हुआ है। किसका कनेक्शन किया हुआ है? प्रोटेक्टिव पैनल में जो लाइन कॉन्ट्रैक्टर है उसको जो हम ऑन करवाते हैं, उसका जो कॉमन सप्लाई हम देते हैं वो हम कैसे देते हैं, जितने भी हमारे सर्किट है, जितने भी हमारे सिस्टम है, सिस्टम क्या क्या है, मेन होइस्ट है, ऑक्सिलरी होइस्ट है, एलटी है एंड सीटी है। ये जो कंट्रोलिंग हम जिससे करते हैं, किसके द्वारा कंट्रोलिंग करते हैं? मास्टर कंट्रोलर से करते हैं। अभी तो वायरलेस रिमोट आ गया है, वायरलेस रिमोट के जरिए भी करते हैं, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, जो बड़े बड़े क्रेन होते हैं वो मास्टर कंट्रोलर के द्वारा ही कंट्रोलिंग होता है। तो जितने भी कंट्रोलिंग सप्लाई है, जितने भी मास्टर कंट्रोलर है, उस मास्टर कंट्रोलर का न्यूट्रल पॉइंट में एक माइक्रो स्विच लगा हुआ रहता है। माइक्रो स्विच तो ऐसे कंट्रोलिंग करने के लिए लगा ही रहता है जब हम मास्टर कंट्रोलर को न्यूट्रल पोजिशन में रखेंगे। न्यूट्रल पोजीशन में हम जैसे ही रखेंगे तो उसके अंदर न्यूट्रल के साथ एक
माइक्रो स्विच कनेक्शन रहता है जो ऑलवेज एनसी कंडीशन में रहता है। हम जैसे ही मास्टर कंट्रोलर को न्यूट्रल करेंगे तो एक माइक्रो स्विच हमें एनसी कंडीशन में मिलेगा। एनसी मतलब क्लोजिंग कंडीशन है। तो जितने भी मास्टर कंट्रोलर, अब लाइन कॉन्टैक्टर कैसे ऑन करना है, हम लाइन कंट्रोल को यदि 220 सप्लाई या 110 वोल्ट सप्लाई डायरेक्ट दे दे तो डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, लेकिन हमको डायरेक्ट ऑन नहीं करना है। क्यों नहीं ऑन करना है? एक प्रोटेक्शन रखा गया है कि जब तक मान के चलिए हमारा सिस्टम न्यूट्रल कंडीशन में ना हो, हमारा लाइन सप्लाई चार्ज ना करे, है ना। मान के चलिए गियर में रहेगा, सप्लाई चार्ज ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा। जो ऑपरेटर है वो प्रॉपरली इंस्टेंटली उसको सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए गाड़ी हो या क्रेन हो, सब में क्या करते हैं, सिस्टम को न्यूट्रल कंडीशन में रखकर ही क्रेन को ऑन करते हैं। आप मान के चलिए जो मैंने माइक्रो स्विच आपको बताया, 110 वोल्ट की सप्लाई हो या 220 वोल्ट की सप्लाई हो, न्यूट्रल तो मैंने लाइन कॉन्टैक्टर में डायरेक्ट डाल दिया। ये चारों मास्टर कंट्रोलर को एनसी से सप्लाई को सीरीज में कर लाते हैं, सीरीज में कर लाते हैं। कोई भी एक मास्टर कंट्रोलर का, चाहे मेन होस्ट हो या सीटी हो, यदि वो गियर में रहेगी तो ये सप्लाई वहीं पर कट हो जाएगी, और जब जैसे ही गियर में जाएगी तो मास्टर कंट्रोलर का जो न्यूट्रल का एनसी पॉइंट है वो एनओ हो जाएगा, और जैसे ही एनओ हो जाएगा सप्लाई वहां पर ही ब्रेक हो जाएगा। बात को ध्यान से समझिए। जैसे ही हमारा मास्टर कंट्रोलर हम गियर में रखेंगे तो न्यूट्रल कंडीशन का जो माइक्रो स्विच है वो एनओ हो जाएगा, मतलब नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो यह सप्लाई वहीं पर ब्रेक हो गया ना दोस्तों, क्योंकि हम सप्लाई को सीरीज करते हुए लाए। 220 सप्लाई डाले सीटी के माइक्रो स्विच में, फिर एलडी के माइक्रो स्विच में, मेन होस्ट के माइक्रो स्विच में, और उसके बाद ऑक्सिलरी होस्ट के माइक्रो स्विच घुमाते हुए हम लाइन कॉन्टैक्ट को सप्लाई दी। तो कोई भी मास्टर कंट्रोलर, चार में से मास्टर कंट्रोलर में से कोई भी मास्टर कंट्रोलर यदि गियर में रहेगा तो एनसी क्या होगा, एनओ हो जाएगा, नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में सप्लाई तो वहीं पर ना ब्रेक हो गया। तो हमको सबसे पहले क्या चेक करना है, सबको न्यूट्रल कंडीशन में रखकर सप्लाई जो फीडबैक 110 वोल्ट या 220 सप्लाई जा रही है, वो सप्लाई हमारे प्रोटेक्टिव पैनल तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, हमारे जो ऑन ऑफ स्विच है वहां तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच, उसको चेक करना है। ठीक है, ये है सबसे पहला चेक करने का तरीका। जैसे हमको मिल गया कि हाँ सप्लाई यहाँ तो मिल रहा है, फीडबैक हमको मिल रहा है, तो देखेंगे एनसी जो स्टॉप पुश बटन है, वो स्टॉप पुश बटन का एलिमेंट तो खराब नहीं है, यहाँ से तो आउटपुट नहीं ना मिल रही, उसको चेक करेंगे। 3 नंबर में चेक करेंगे जाकर, जैसे सप्लाई हम प्रोटेक्टिव पैनल में बोलेंगे ऑन करो, ऑन करने से देखेंगे हमारा 220 सप्लाई तो आ रहा है, बट कॉइल पिकअप नहीं ले रही है, कॉइल को चेक करेंगे। 220 सप्लाई तो आ रही है, कॉइल नहीं मिला, पिकअप ले रहा है, कॉइल को चेक करेंगे। ये 2-3 स्टेप चेक करने से आपका कंट्रोलिंग का जो सिस्टम है वो फंडा है, इसी में सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये तो रही कंट्रोलिंग की बात। आप देखेंगे कंट्रोलिंग मेरा सॉर्ट आउट हो गया, लाइन कॉन्टैक्टर ऑन भी हो रहा है, बस इसका इनकमिंग सप्लाई चेक करें। आप चले आएंगे पावर सर्किट में, मैं कंट्रोलिंग का फंडा समझ में आ गया आपको, कंट्रोलिंग तो चेक कर लिया। आप पावर, सबसे पहले तो डीएसएल से जो 3 पे सप्लाई आ रही है उसको चेक करेंगे कि हमारा इनकमिंग जो सप्लाई है, जो डीएसएल से मैंने आ रहा है बाय बस पर कलेक्टर, वहां से 3 पे सप्लाई प्रॉपर्ली आ रही है कि नहीं, उसको चेक करेंगे। कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद आउटपुट सप्लाई प्रॉपर्ली आ रही है कि नहीं, 3 पे सप्लाई 415 वोल्ट, उसको चेक करेंगे। तो इस तरह से कुछ कंट्रोलिंग और पावर सर्किट को प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप आप जब चेक करेंगे तो ये प्रोटेक्टिव पैनल का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर वॉच करें, शेयर करें, देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हमारा दिए गए नॉलेज और नए भाइयों तक पहुंचे, उनको भी हमारे दिए गए नॉलेज को जानकारी प्राप्त हो। नमस्कार दोस्तों।